हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुमारी वंदना या डॉक्टर वंदना कहूँगा तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। डॉक्टर वंदना का परिचय देते हुए मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर वंदना फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और एसपीएम कॉलेज में ये पढ़ाती हैं। डॉक्टर वंदना से हम लोग सरसरी बात कर रहे थे, तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो अल्कोहलिज़्म और मद्य निषेध निषेध और शराब और उस पर है। लेकिन डॉक्टर वंदना ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक छेड़ा और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनका इस पर एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक उस पे अपना विचार रखते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें कही। तो फिर मुझे लगा कि इस पर और बात करनी चाहिए और आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वंदना हमारे साथ हैं। डॉक्टर वंदना एक अथॉरिटी है अम्बेडकर से जुड़े वक्तव्यों पर और उनसे जुड़े लिटरेचर पर। इनकी पीएचडी भी दलित कथाओं में जो नारी का अस्तित्व है उस पर है और मेरा सौभाग्य था कि मैं इनकी पीएचडी के सबमिशन के टाइम पर भी उस सभा का हिस्सा था। थैंक यू वंदना जी, पहले तो उस इनवाइट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जुड़े हुए थे। और मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, आपका ये थॉट कहाँ से आया कि मद्य निषेध या मद्यपान पर अंबेडकर का अपना एक विचार रहा होगा और उसे डिस्कस करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप मेरी पीएचडी के टाइम पर थे, तो उस समय से जब हम जुड़े हुए हैं, आपने जब सीरीज शुरू करी अल्कोहलिज्म पर और मैं लगातार उसे यूट्यूब पर देख रही थी, हर वीडियो मैंने देखा और तब मुझे एक बार विचार आया कि क्यों ना हम देखें कि डॉक्टर अम्बेडकर इस संबंध में क्या कहते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले ही ये लेख पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं उसके लिए बहुत श्योर नहीं थी कि कौन से खंड में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत सारी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन और भाषणों की, वो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हैं। तो मुझे बस ये जानना था कि कौन से खंड में मैंने उसको पढ़ा हुआ था, और क्योंकि आपका काम उस पर लगातार जारी था तो वो मुझे काफी प्रेरित कर रहा था इस विषय में थोड़ा और भी सोचने समझने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर डॉक्टर अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स थे उसमें देखना शुरू किया कि मैंने आखिर बहुत पहले अगर पढ़ा था तो वो कहाँ था वो लेख, और वो खंड 3 में मुझे मिला और वो फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अम्बेडकर को पढ़ते हुए लगातार ये लगता है कि कोई बहुत सारे जो बहुत जरूरी विषय थे वो अपने समय में उठा रहे थे, और वो अपने समय के लिए तो जरूरी थे ही, लेकिन उसके साथ साथ आज भी वो उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। तो जब आप इस सीरीज में इतनी मुख्य बातों के साथ सामने आ रहे हैं, इतनी सारी आंकड़ों के साथ, इतनी सारी बातों के साथ सामने आ रहे हैं, तो देखने की जरूरत ये है कि हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि हमारे नीति निर्माता या हमारे राजनीतिक चिंतक या सामाजिक चिंतक इस विषय को लेकर किस तरह सोच और समझ रहे थे। अंबेडकर जिस काल में संविधान के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने संविधान का निर्माण किया और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें कितनी समानताएं हैं और उनमें कितनी भिन्नताएं हैं, इस पर हम इस चर्चा के लगभग एंड में बात करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की अपनी व्यक्तिगत क्या पोजीशनिंग थी, क्या स्थिति थी अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर? क्योंकि ऐसा माना जाता रहा था उस समय पर भी कि कोई आदमी विदेश गया है तो उसके साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, उसने तो पी ही होगी, और हमें कोई जानकारी भी नहीं है कि उनका पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लेकर। अगर आप इस पे कोई विचार डाल पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं इस पे बताना चाहूंगी कि वो अपने लेख और भाषणों में अपनी बातों को रखते रहते थे। हालांकि उन्होंने अपनी आत्मकथा इस रूप में तो नहीं लिखी हुई, एक जीवनी के रूप में हमें उनकी पूरी जीवन कहानी मिलती है। आत्मकथा उन्होंने लिखनी शुरू की थी लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे, एक छोटे रूप में मिलती है। लेकिन उनके वक्तव्यों पर अगर हम ध्यान दें तो जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ उसी वॉल्यूम में हमें खंड जो 40 है, 39 सॉरी, खंड 30 वॉल्यूम 39 में हमें उनका एक लेख मिलता है जिसमें एक जगह तो वो शराब पाबंदी को लेकर विचार कर रहे हैं। खंड 40 तक आते आते वो एक भाषण देते हैं, वहां पर काफी लोग उनकी सुनने के लिए उनको आए हुए थे, और उस वक्तव्य के दौरान उनको शायद पुरस्कृत भी किया जा रहा था उनके कार्यों के लिए। और वहां वो कुछ एक चर्चा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में 3 गुरु और 3 उपास्य आदर्शों की प्रेरणा से मेरा जीवन बना हुआ है। अंबेडकर 28 अक्टूबर 1954 को अपने भाषण में ये बात बोलते हैं,
और वो कहते हैं कि 3 गुरु के तौर पर वो 3 लोगों के नाम लेते हैं, जिसमें पहले बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फुले को मानते हैं। उसके बाद वो अपने जीवन के 3 आदर्शों की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सभा को वो संबोधित कर रहे थे और वो जानते थे कि उनको नायक के तौर पर या उनको आदर्श के तौर पर लोग देख रहे हैं, तो जरूरी है कि वो अपने बारे में बताएं, और ताकि उनके जीवन से भी लोग प्रेरित हों। तो इन 3 गुरु की चर्चा करते हुए वो अपने जीवन के 3 आदर्शों की बात करते हैं, जिसमें पहला आदर्श वो विद्या को मानते हैं, दूसरा स्वाभिमान और तीसरा चरित्र। और यही वो लिखते हैं कि तीसरा जब चरित्र की बात करते हैं तो वो वही भाषण में कहते हैं, जो कि उस लेखन में दर्ज है। और यही कहते हैं कि इस बारे में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं कई बार विलायत गया, लेकिन अब तक मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मुझे किसी चीज की लत नहीं। किताब और कपड़ा, ये 2 बहुत बातें मुझे प्रिय हैं। यानी उनके शौक के तौर पर वो बताते हैं कि मुझे किताब और कपड़े, इसका तो शौक था, लेकिन मैंने जीवन भर कभी भी सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। तो उनका स्वयं का जीवन देखा जाए तो वो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहे। अभी जब आप बता रही थी तो मुझे याद आया कि आज भी कनॉट प्लेस में राजीव चौक पर एक दुकान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अंबेडकर जो है वो अपने कपड़े यहाँ से सिलाते थे। और वो अगर उस समय की इतनी प्रख्यात दुकान है तो उसका जरूर महत्व रहा होगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि चूंकि वो 3 उनके आदर्श थे, एक बुद्ध, एक कबीर और तीसरा फुले से तो उनको सीधा सीधा जो है शिक्षा और उससे प्रेरणा मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। बुद्ध में अगर हम बुद्ध की बात करें तो उनकी कुछ पारमी है, 5 या 7 पारमी है जिनके प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिनमें से एक मध्य निषेध भी है। तो जिससे ये लगता भी है मेरे जैसे आदमी को, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, उनको लगता भी था कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा होगा, क्योंकि बाद में भी उन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया। तो वो पवित्रता और वो पाक चरित्र उनके पास रहा होगा। और आज का युवक वहां से निकलकर कहाँ तक आ गया है, जो किताबों से दूर हो गया, सिर्फ कपड़ों और शराब के नजदीक आ गया है। बिल्कुल। उस समय के युवक और आज के युवक में ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये देखने को मिलता है। वंदना जी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा मेरे जैसे कॉमन आदमी को ऐसा लगता है कि जो मूल विचार था मद्य निषेध का, वो गांधी की फिलॉसफी से, गांधी के विचारों से निकला था। क्योंकि वो मानते थे कि महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसकी जवाबदेही जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है, वो शराब और उससे एसोसिएटेड जो जिसको बोलते हैं हम आज की डेट में जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो उसको लेकर है। वुमेन अब्यूज जिसको हम कहते हैं, फिजिकल अब्यूज जो होता है वुमेन के साथ, तो इस पर अंबेडकर का क्या स्टेक है? क्योंकि ऐसा तो जनरली माना जाता है कि टेम्परेंस मूवमेंट जो शुरू हुई उसमें गांधी ने विचार को उठाया, लेकिन इस पर अंबेडकर का क्या व्यक्तित्व है, उसको वो कैसे देखते हैं? गांधी और अंबेडकर अपने आप में समकालीन राजनीतिक चिंतक थे, और दोनों का आप देखें कि राजनीतिक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिना दोनों से गुजरे हुए उस समय के दौर को और आज के दौर को भी नहीं समझ सकते। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गांधी जिस तरह से इन मुद्दों को उठा रहे थे, अंबेडकर भी अपने यहाँ उठा रहे थे, जिस पर हमने चर्चा की। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि जब महाड़ आंदोलन अंबेडकर जी ने चलाया दिसंबर में 1927 में, नवंबर में, तो 27 दिसंबर को उसी सभा में जब उन्होंने दलित महिलाओं की बहुत भारी उपस्थिति देखी। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों की कि वो अपने उन सभी आंदोलनों में महिलाओं को सहभागी बनाते थे और बराबर की भागीदारी के साथ बराबरी की भूमिका भी प्रदान करते थे। उसी सभा में जब उन्होंने दलित महिलाओं की उपस्थिति को, बहुत बड़ी उपस्थिति देखी, तो हालांकि ये प्री प्लान नहीं था, पूर्व नियोजित भाषण नहीं था, लेकिन महिलाओं की इतनी उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने वहां उन महिलाओं को संबोधित किया। और अपने संबोधन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी जिस पर हमें चर्चा की जानी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं से कहा, वे सब साफ सुथरी रहें, पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की औरतों के समान अपने परिधान करें, यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें, उन्हें भीतर ना आने दें, अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी। हम देखें कि वो महिलाओं को सीधे तौर पर वहां पर शिक्षित और मुझे लगता है सशक्त बना रहे थे, इस आधार को देकर कि गलत का विरोध करना सीखें। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहते रहने की आवश्यकता नहीं है, उसके खिलाफ आप कदम उठाएं। और उस दौर में जब महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत खास नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें भी दलित महिलाओं की स्थिति
तो वहां उन्हें संबोधित करते हुए, और इस संबोधन का बहुत असर भी पड़ा था। आप कहें कि केवल ये संबोधन पर नहीं था, महिलाओं के जहन में उसका इतना असर था कि उस सभा से लौटने के बाद उन्होंने अपने घरों में उन चीजों का पालन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साड़ी जो है वो उसी तरह से पहनना शुरू कर दिया था, अ, अन्य महिलाओं की तरह, गैर दलित महिलाओं की तरह ही साफ सुथरे कपड़े पहनने शुरू किए थे। उसी सभा में उन्होंने कहा था कि आप जो ये वजनी गहने पहनते हैं, वो असल में आपको एक तरह से गुलाम बनाए जाने की निशानी है। जो इतने भारी भारी कड़े या चूड़ियां आप पहनती हैं, महिलाओं ने वो सब उसी सभा में उतार दिए थे। तो आप देख सकते हैं, ये तो प्रभाव वो थे जो हमें तुरंत नजर आए। तो वो महिलाएं जब घर गई होंगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन पुरुषों का भी विरोध अपने घर में किया होगा जो शराब पीकर आ रहे थे। तो अम्बेडकर लगातार उन्हें सशक्त कर रहे थे कि अगर आप देख रहे हैं, घर की महिला होने के नाते आपका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मानते थे कि महिलाओं की तरक्की पे पूरे परिवार और समाज और राष्ट्र की तरक्की जो है वो निर्भर करती है। तो महिलाओं की भूमिका को वो कहीं कमतर ना आंकते हुए शराबबंदी, या जिसे हम शराब के सेवन की बात जिस पर हम कर रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं को सौंपते हैं। और वहां वो कहते हैं कि अगर पीकर आ रहे हैं तो आप घर का दरवाजा ना खोलें, उन्हें समझाएं। और उसके तुरंत बाद एक बात और महत्वपूर्ण है, जो वो कह रहे हैं कि अपने बेटे और बेटियों को उचित शिक्षा दें। वो शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। शराब के सेवन के संबंध में भी वो बार बार कहते हैं कि आपको क्या चुनना है, ये शिक्षा के द्वारा ही आप समझ पाएंगे। तो लगातार वो जिस खंड की हम बात कर रहे थे, खंड 39 वॉल्यूम में, एक उनके भाषण में मैंने ये पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि आप अगर शराब से लोगों को शराब से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें उचित शिक्षा दें। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा बहुत सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, उसमें दलितों का, बहुसंख्यकों का, बाकी सबका भी स्थान सुनिश्चित किया जाए। और अगर आप उन्हें शिक्षित कर देंगे, उन्हें शिक्षा संपन्न बना देंगे, तो शराब से उनकी दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये अपने समय में वो बहुत महत्वपूर्ण बात सोच रहे थे कि शिक्षा से जो विवेक निर्मित होगा, उसके द्वारा खुद ही वो शराब से दूर होंगे। तो बेटे और बेटियों दोनों को उचित शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं कि शराब के सेवन को किस तरह से वो देख रही हैं, कैसे उससे दूर हो सकती हैं। आपने जो बातें कही उसमें 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट जो मेरे ध्यान में आई। पहले तो ये कि क्योंकि उस समय के समाज में महिलाएं जो थी वो बहुत कम शराब पीती थी, संख्या बहुत गौण थी। तो सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। उस समय के समाज में जो महिलाएं थी वो बहुत कम शराब पीती थी और उनकी संख्या बहुत कम थी। तो इसलिए उन्हें जो उत्पीड़न सहना पड़ता था वो ज्यादातर दूसरे की शराब से सहना पड़ता था। आज हम वहां से निकलकर इस स्थिति में आ गए हैं कि इक्वलिटी के नाम पर, बराबरी के नाम पर बहुत सी महिलाओं ने ये तर्क दिया है और मैंने सुना है कि जब पुरुष पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो अगर हम महिला को एक सिंगल यूनिट मान लें और एंटिटी मान लें, तो अब उसका जो लड़ाई है शराब को लेकर वो 2 पहलुओं पर है। एक पहलू तो वो है कि जो उसका भाई, उसका पिता, उसका पति या उसका कोई जानने वाला बेटा शराब पीता है। तो दूसरा पहलू ये भी है कि वो जो खुद शराब पीने लगी है, उससे उसकी खुद के व्यक्तित्व में बहुत क्या परिवर्तन आया है, कितना, अगर मैं यूज कर पाऊंगी वर्ड, उसके बिहेवियर में कितनी बदलाव आया है। गिरावट कहूंगा तो शायद ये मेरा प्री कंसीव्ड नोशन हो जाएगा कि मैं तो सोचता ही रहता हूँ। अगर मैं ये वर्ड ना भी यूज करूँ तो आपको क्या लगता है कि वुमेन डिग्निटी, महिला सम्मान में शराब को लेकर क्या फर्क आया है? एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि महिलाएं अपने पति या अपने बेटे को ना घुसने दें, लेकिन वो शायद ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, जो आज भी है, कि आप बहन भी अपने भाई को घर में ना घुसने दे, ऐसा साहस कर सकती है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हाँ, ये साहस होना चाहिए था, और ये हमें जोड़ देना चाहिए उसमें आगे कि कोई भी हो, उसमें स्थिति हमारी महिला हो या पुरुष के नाते, जिस भी भूमिका में हो संबंध के, हम बहन, पत्नी, माँ या किसी अन्य भूमिकाओं में भी, तो हमें विरोध करना ही चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं जब शराब का सेवन करती हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है उसका प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ता है। उसका प्रभाव इस हद तक पड़ता है कि जिस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई महिला होगी, आप सोच सकते हैं कि उसका प्रभाव उतना ही अधिक उस घर पर पड़ेगा। यानी मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष पी रहा है तो उसके प्रभाव बहुत कम पड़ेंगे, या महिला पी रही है तो उसके प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेंगे, लेकिन फिर भी घर की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, मैं मानकर चलती हूँ परिवार की, पुरुष के साथ साथ महिला भी है। और जब महिला उस शराब का सेवन करेगी
तो निश्चित तौर पर जो परिणाम होंगे, जो दुखद परिणाम होंगे या जो बहुत गंभीर परिणाम होंगे, वो और ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पहुँच जाएँगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना, जिसकी तरफ संकेत तो अम्बेडकर भी कर रहे थे कि अगर घरों में शराब पी जाएगी, शराब बनाई जाएगी, तो महिलाएँ और बच्चे बहुत दिनों तक अछूते नहीं रह जाएँगे। वो अपने समय में भी ये बात कह चुके थे कि फिर आप ये नहीं सोच पाएँगे कि महिलाएँ शराब ना पिएँ, बच्चे शराब ना पिएँ, क्योंकि आप लगातार पीकर घर पहुँच रहे हैं या शराब बनाई जा रही है आपके घर में, तो निश्चित तौर पर उसका सेवन जो है वो बाकी सदस्यों के द्वारा, चाहे वो महिला हो या बच्चे हों, वो करेंगे। तो ये तो एक दुष्परिणाम सामने आया कि पहले जो केवल पुरुषों का कार्य माना जा रहा था, अब महिलाएं उसमें शामिल हैं। दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, हमें समझना होगा कि महिलाओं ने इसके सेवन को इतना ज़्यादा अभी हाल-फिलहाल के कुछ वर्षों में, हम पिछले वर्षों में देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके पीछे हम फिर वहीं हमें कारणों को जानना होगा कि ऐसे कौन-से कारण रहे कि महिलाओं ने शराब पीना इतना शुरू कर दिया। पहला कारण तो ये कि परिवार में क्योंकि एक पूरी पीढ़ी पीकर आ रही थी, जिसको उन्होंने देखा, समझा और लगातार मुझे लगता है कई बार उन्होंने मना किया होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार उन्होंने सहा होगा, प्रतिरोध भी किया होगा, लेकिन एक हद के बाद ये लत उन तक पहुंची किसी न किसी रूप में। दूसरा, लोकप्रिय संस्कृति जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉपुलर कल्चर, उसमें हमें जेंडर इक्वलिटी की बात तो करी, नारी समानता की बात की, लेकिन नारी समानता को जब लोकप्रिय संस्कृति या पॉपुलर कल्चर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, तो वो स्त्री को भी अपने खाते में ले जाता है। यानी बाजार अब ये नहीं चाहता कि केवल पुरुष ही सेवन क्यों करें, महिलाएं सेवन क्यों ना करें। और जो हम जिस पैसे की बात कर रहे थे, एक बड़ा मुद्दा है कि उससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या शराब के कारखानों को, जहां ये शराब बनाई जा रही है, कंपनियों को एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो आखिर उसमें महिलाएं अगर शामिल हो जाती, उनका शेयर भी शामिल हो जाता, तो आप सोच सकते हैं कि आधी आबादी भी अगर उसे पीने लगे, तो फिर उसके आंकड़े जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे और उससे जो आय होगी वो बहुत दुगनी होगी। तो सोची समझी रणनीति के तहत बाजार ने इसमें महिलाओं को शामिल किया, उनकी भूमिका को निर्धारित किया कि आप शराब पिएंगे तो आप स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। ये बहुत हद तक पुरुषों पर भी है। आप इसे बहुत आसान उदाहरण से समझाना चाहूँ तो पहले फेयर एंड लवली का जो पूरा एडवर्टाइजमेंट चलता था, वो सिर्फ महिलाओं के लिए था, उनको कामयाब बनाने के लिए कि मान लीजिए वो गोरी नहीं है तो वो कामयाब नहीं होगी या उनकी पूंछ नहीं होगी। लेकिन जब बाजार ने देखा कि इसका इस्तेमाल तो केवल महिलाएं कर रही हैं, इसमें बाकी जनसंख्या को कैसे जोड़ा जाए, तो फिर एक नया प्रचार माध्यम अपनाया गया जिसमें फेयर एंड लवली जो है वो पुरुषों के लिए भी आ गई। यानी किसी ब्रांड का नाम ना लिया जाए, लेकिन क्रीम जो है गोरा बनाने की अब वो पुरुषों के लिए भी है। और आप देखिए पूरे उत्पाद की एक श्रृंखला आ गई है जिसमें पार्लर जाने का काम केवल अब महिलाओं के भरोसे नहीं रह गया, पुरुष भी जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही एक बाजार जो है वो शराब के लिए भी तैयार किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा और मात्रा बढ़ा देने के लिए, फायदा और उठाने के लिए ऐसे बाजार का निर्माण किया गया जिसमें महिलाओं को भी शामिल कर दिया गया। अब ये बहुत चालाकी के साथ हुआ, जिसमें पीने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ये चालाकी समझनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत हद तक समझ जाती हैं। कई चीजों को समझा है महिलाओं ने, तो अपने आसपास होने वाले जो ये जालबंदी है, जो चालाकियां हैं, इनसे बचने की भी हमें जरूरत है। अगर मैं अतिशोक्ति ना करूं, मुझे लगता है कि हमारी राजनीति जो है वो बहुत खिसक गई है, या कहीं के आगे निकल आई है या पीछे चली गई है। इसका विचार मैं लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन एक अम्बेडकर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपका भाई, बेटा या आपका कोई भी पति अगर शराब पी कर आ रहा है तो उसके लिए कुंडी या दरवाजा ना खोलें। और आज की हमारी राजनीति में वो कुंडी ना खोलने की बात करते हैं, और हमारी राजनीति ने आज महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकानें खोल दी। तो अब अम्बेडकर से चलकर केजरीवाल तक तो आ ही गए हैं। मतलब मैं इसमें एक व्यक्ति को कुछ नहीं देना, ये एक पूरी मानसिकता है जिसको दोष देना है। आपने एक और बात इम्पोर्टेंट कही थी, वो ये कि शराब को लेकर शिक्षा नहीं, शिक्षित होने से लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। दिया मिर्जा का एक टेड टॉक है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। दिया मिर्जा बहुत फेमस हस्ती हैं बॉलीवुड की। वो अपने टेड टॉक में बताती हैं कि वो करीब 14 साल तक एक ऐसे व्यक्ति के साथ रही जो कि अल्कोहलिक था, उससे जूझ रहा था शराब से। लेकिन पूरा स्कूल एजुकेशन निकल गया 12 साल का, 2 साल की उनकी कॉलेज एजुकेशन निकल गई, उसके बाद उन्होंने कहीं पढ़ा कि अल्कोहलिज्म है क्या। मतलब इसको लेकर शिक्षा बिल्कुल नहीं है हमारे समाज में, इसको लेकर शिक्षित बिल्कुल नहीं किया जाता। हाँ, धारणाएं बहुत
दी जाती है कि शराब पीने वाला तो ऐसा ही होता है और ऐसा पीने वाला ऐसा होने से भी शराब पी जाती है। तो दोनों तरफ की धारणाएं हैं, एक तो शराब पीने वाला होता ही ऐसा है और दूसरा जो लोग ऐसे होते हैं वो भी शराब पीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, शिक्षा आदमी को सशक्त बनाती है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस विषय पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। आपने इस बात को बहुत अच्छे से बताया, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपने एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर किया जो उनकी स्पीच थी बॉम्बे असेंबली में, प्रेसिडेंसी। अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस पर बात करें तो उसके कुछ पहलू जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि ये वो स्पीच है, इसमें शुरू में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्पीच में देते हुए कहा है कि ये देखिए, मैं मद्य निषेध के संबंध में सदन की प्रबल भावनाओं को भली भांति समझता हूं। तो एक तो अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए कि ये जब वो कहते हैं कि प्रबल भावनाएं, और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि परंतु अन्य कारणों की वजह से मैं आबकारी मंत्री के प्रति ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता। तो ये आपको क्या लगता है, ये अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा? और क्योंकि ये भाषण जो है ये असेंबली में दिया गया था, बॉम्बे असेंबली में दिया गया था, उस समय तक महाराष्ट्र का गठन नहीं हुआ था। तो आज की हमारी सारी बातचीत जो है वो अंबेडकर के इस वक्तव्य के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो पहला सवाल तो यही है कि ये अन्य कारण आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मद्य निषेध के संबंध में वो जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो सदन में इस बात की चर्चा करते हैं कि आपकी कितनी भी भावनाएं क्यों ना अच्छी हो। ये भाषण उन्होंने भाषण क्या चर्चा जो की वो 18 फरवरी 1927 को उन्होंने सदन को ज्वाइन किया था और 24 फरवरी को ही वो अपनी चर्चा में इस विषय को उठाते हैं। और बम्बई विधानसभा में वो इस बात को रखते हैं कि सदन में कितनी भी बात कही जाए कि मद्य निषेध के कानून को लागू किया जाना चाहिए, उसका पालन करवाया जाना चाहिए, लेकिन वो उन कारणों से सहमत नहीं थे। और जिन अन्य कारणों की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आबकारी मंत्री के प्रति ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता, उसकी एक वजह ये थी कि हम भले ही मद्य निषेध के पीछे वो बहुत सारे अच्छे कारण दे रहे थे, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए कारण या अन्य कारणों की चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अन्य कारणों की वजह से भले ही मैं बहुत कठोर ना हूं, लेकिन वो बार बार अपनी चर्चा में इस बात पर जोर देते हैं कि मद्य निषेध जैसे कानून को लागू करना अपने आप में बहुत यथार्थ कदम नहीं होगा। ये केवल वायदा होगा जिसको शायद हम पूरा नहीं कर सकते, और केवल ऐसे वादे कर देना राजनीतिक चिंतकों के लिए वो सही नहीं मानते थे जिससे पूरा ना किया जा सके। बिल्कुल सही बात की आपने। और इससे एक और बात सामने आती है कि ये जो आज की डेट में भी जो जिसको हम इंग्लिश में, सादी इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ अल्कोहल कहते हैं, तो वो आबकारी विभाग के अंडर आता है। और शुरू में मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा क्या विचार रहा होगा कि इसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक सोशल पॉलिसी के अंदर ना लेकर एक रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर लिया गया। जो जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 47 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके अंदर जैसे आपको पता ही है कि स्टेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वो शराब के नियंत्रण को अपने हिसाब से रखें, शराब पर अपनी पॉलिसी बनाएं। और 1947 से आज तक भी हमारे देश में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, मतलब एक रूप पॉलिसी नहीं है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर की अपनी चिंताएं थी, जो कि आपने जो मुझे भेजा उसमें दिखता भी है कि हम पुराने गलत तरीकों को अपनाने लगे हैं। या जैसे कि ये देखिए नीचे बोलते हैं कि दुकान खोलने के जो वो उनका कहना था, दुकान खोलने के विरुद्ध आपका विरोध प्रस्तुत करना चाहिए था। तो आप कुछ इस पर इंसिडेंस डालेंगी कि कब वो निजाम के जो तरीके थे उनसे बाहर आना चाहते थे शराब की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे मद्य निषेध की नीति पर वो लगातार बात कर रहे थे और यहाँ उन्होंने कहा कि महोदय, अगर आप मद्य निषेध की नीति का पालन करवाना ही चाहते हैं तो फिर ये कौन सा तरीका होगा? क्योंकि निजाम ने, क्योंकि ये मद्य निषेध की नीति लागू की गई थी, सरकारी कानून के तहत लाइसेंस देकर वहां पर शराब बेची जा रही थी, तो ये लाइसेंस जो था वो वहां प्रोवाइड नहीं था। निजाम ने अपनी दुकान खोली हुई थी और लोग जो थे वो वहां से शराब पीना शुरू कर रहे थे। सरकार को लगा कि इससे तो उनको बहुत घाटा होगा और उन्होंने भी वैसे ही एक दुकान खोली जिससे वहां से शराब कंजप्शन बढ़े और सारा पैसा जो है वो निजाम के खाते में ना जाए। तो अंबेडकर उस चीज की आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर कि एक दुकान के बरक्स दूसरी शराब की दुकान को खोल देना
और फिर आप मद्य निषेध की नीति की बात भी लगातार सदन में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए अलग से बजट की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप ऐसा कर तो व्यापक हितों को तो कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हैं लोगों के, कि एक शराब की दुकान खुली हुई है और आप बस ये देख रहे हैं कि हमें फायदा नहीं मिल पा रहा, उसके स्थान पर आप दूसरी खोल दें। तो मद्य निषेध जैसे जो हम उपाय अपनाने चाहिए वो सरकार द्वारा अपनाए जाते हुए उनको दिखते नहीं थे। जी जी। और वहां पे वो शायद एक ये सेंटेंस अगर आप इसमें थोड़ा और प्रकाश डाल पाए कि लोगों का व्यापक हितों का के स्थान पर कुछ आय प्राप्ति के साधनों में वृद्धि करने पर सरकारों का ध्यान है, तो इस पर अम्बेडकर का क्या स्टेप था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं आज के उसमें भी, कि जब लॉकडाउन लागू हुआ तो राज्य सरकारों की पहली चिंता ये थी कि उनकी आय प्राप्ति के साधन में जो शराब बंदी कर दी गई थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका आय का स्रोत काफी हद तक पीछे छूट गया था। तो बिल्कुल उसी की तरह पिछली जो जिस समय की बात की जा रही है उस समय भी सरकार का मानना ये था कि हमें शराब से बहुत आय जो प्राप्त हो रही है, राजस्व प्राप्त हो रहा है, वो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और उसी के लिए यहाँ पर वो एक बात जो हमने जिसकी चर्चा हमने पहले की उसकी बात हो रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करने के बजाय लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आय के बाकी साधनों को हम अपनाएं, ना कि शराब के सेवन जैसे साधनों की बात करें। क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि अगर शराब के सेवन की मात्रा बढ़ाते गए और इसे हम आय का एकमात्र पैसा अर्जित करने का माध्यम बना लें तो ये खतरनाक स्थिति में बदल जाएगा, और ये होता भी है। आजकल के समय में हम देखते हैं कि सरकार की पूरी नीति इसी बात पर टिक जाती है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे ही उसमें छूट मिलती है तो सबसे पहले सरकार जो है वो शराब की दुकानों को खोल देती है, क्योंकि उसको लगता है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत तो इसी से प्राप्त होना है। तो इस बात की चिंता उन्होंने अपने समय में व्यक्त कर दी थी, जो बहुत सच होते हुए हमें यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि पैसा अर्जित करने का एकमात्र साधन सरकार को बहुत महत्वपूर्ण जो था वो शराब सेवन में ही नजर आ रहा था, जिस पर वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहे थे कि आप इसके अलावा कोई अन्य साधनों पर बल दीजिए और दूसरे उपाय ढूंढिए कि जहां से आप राजस्व की वसूली कर सकते हैं, जहां से सरकार अपने आय को बढ़ा सकती है। तो वंदना जी, ये सवाल उठता है कि जब अम्बेडकर को 1920-1930 के आसपास इस बात का एहसास हो गया था कि अगर सरकारें जो हैं इसको आय का तरीका अपना लेंगी तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, इसमें कमी आने की कोई वो गुंजाइश बचती नहीं है। सभी को मालूम है अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, अगर उस संविधान के पिता कहीं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं कर दिया कि इस पर कैपिंग दे दें या इसको इस तरीके के कानून बना दें कि इसको आय के साधन से निकाल दें, एक्साइज से निकाल दें, राजस्व के नीति से निकाल दें। तो ऐसा वो क्यों नहीं कर पाया, आपको क्या लगता है? देखिए, वो अपने समय में भी इस द्वंद से लगातार जूझ रहे थे कि मद्य निषेध को वो चाहते थे कि मद्य निषेध की जो नीति है सरकार की वो लागू ना की जाए। लगातार वो सदन में इस बात की चर्चा कर रहे थे। एक और वो ये भी समझ रहे थे कि शराब का सेवन जो है वो लगातार बढ़ते जाने से देश को, समाज को नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये द्वंद तो उनके बीच भी हमें देखने को मिलता है। पूरी चर्चा अगर आप पढ़ें तो वहां भी देखेंगे वो इस बात पर लगातार चर्चा करते हैं कि केवल मद्य निषेध लागू कर देने से शराब बंदी नहीं शामिल हो जाएगी। कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे, आय के स्रोत कुछ इस तरह के अपनाने होंगे जहां पर शराब ही केवल एक साधन ना बचे सरकार के लिए पैसे कमाने के लिए या राजस्व की वसूली के लिए, उनको अन्य माध्यमों को भी अपनाने दिया जाए। देखिए, इससे पहले इसी खंड 3 में अगर शुरुआती चर्चा देखी जाए, मैं आपको अपनी पास जो किताबें हैं वहां से मैं इसको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, वो पेज नंबर इसी खंड 3 का ही है, 17 नंबर पेज पर वो बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मद्य निषेध की नीति को सफल बनाने के लिए जो दूसरे उपाय लागू किए गए हैं वह है सलाहकार समिति की नियुक्ति। लेकिन मुझे पता चला है कि सलाहकार समिति के 40% सदस्य मद्य निषेध के विरोधी हैं। यानी जो सलाहकार सदस्य समिति बनाई गई थी वो स्वयं इसके विरोध में थे। और ये अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि सरकारी पक्ष के सदस्य इस परिषद को उतना मान दे रहे हैं जितना उनसे अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रेसिडेंसी की आर्थिक प्रणाली की विवेचना करते समय मैं माननीय वित्त सदस्य को ये सुझाव देना उचित समझता हूँ कि लोगों की समृद्धि ही राज्य की सबसे बड़ी धरोहर होती है। उन्हें उनको दयनीय या भिखारी नहीं बना देना चाहिए।
जो राज्य अपनी जनता को भिखारी बना देता है, अंततः वह खुद भी भिखारी हो जाता है। यानी वो संकेत कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से कि आप या तो मद्य निषेध कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी नीतियां बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरा आप इसे बंद करके भी कोई एक उपाय नहीं होगा कि आप शराब की दुकानों पर ताले लगा दें और मद्य निषेध कर दें, तो ये भी समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि वो वास्तविक कारणों को वो अपने समय में जांच रहे थे, समझ रहे थे, और उनको लगातार इस बात को कह रहे थे कि अभी हमारे देश में ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है कि शराबबंदी या मद्य निषेध जैसे उपायों को हमें अपनाना पड़े। क्योंकि उस समय प्रति व्यक्ति वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो हम इसमें दिखा सकते हैं कि आंकड़े इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि बाकी देशों के साथ तुलना करते हुए बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो शराब सेवन करने का जो एक औसत पैमाना है वो बाकी देशों से बहुत कम था, और अपने समय में ही वो बताते हैं कि उसमें महिलाएं और बच्चे तब शामिल नहीं थे। लेकिन मैं जब इसे पढ़ रही थी तो एक अलग जगह वो आगे जो है वो बहुत जल्दी उनको इस बात का एहसास होता है कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है, और खंड 39 तक आते आते वो फिर अपने एक अध्याय में बोलते हैं कि किसने योजना बनाई उसकी बजाय देखने की जरूरत है कि योजना कैसी है, यानी योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है। केवल इस बात पर महत्व नहीं होना चाहिए, महत्व इस बात पर होना चाहिए कि योजना कैसी है। और फिर वो कहते हैं कि शराब पर पाबंदी लगाने से अधिक अच्छा है कि शिक्षा का मसला उठाया जाए, यानी लोगों को शिक्षित किया जाए, वो खुद सोचे समझे, उनमें उस विवेक का निर्माण हो कि लोग खुद सोचें कि उनको शराब कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, क्या नहीं पीनी चाहिए, या उसका सेवन किस रूप में करना चाहिए। यानी लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से हम सक्षम बनाएं, विवेकवान बनाएं, इसे सरकार के लिए केवल सरकारी मुद्दा या सरकारी नीतियों तक शामिल कर कर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों को समझाएं, और हमारी जो ये पहल है, हमारी जो ये प्रयास है, हमने इसकी टैगलाइन भी यही दी है, थिंक बिफोर यू ड्रिंक। आप वो ग्लास उठाने से पहले एक बार सोचें कि आपको पीना है जी, या नहीं पीना है। ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई ऊपर से आया हुआ आपके पास आदेश नहीं है कि आपको पीना ही बिल्कुल। है, इतना ही पीना है, ऐसे ही पीना है। तो हमारी भी यही कोशिश है, लेकिन ये कोशिश 1947 से लेकर आज तक कितनी सफल जी, रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही दो चार। उन्होंने कहा कि उस समय के दौर में जब ये गणना हुई कि कितने लोग शराब पीते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट बच्चे और महिलाएं नहीं थी। वहां जी, से आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि हमारे देश में जब सरकारी आंकड़ा होता है, जो सरकार कैलकुलेट करती है, तो वो बच्चों की आयु 10 साल से लेती है। तो सरकार ये मानती है कि हमारे देश में 10 साल से बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं। जी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी स्टडी है, उन्होंने स्कूल के बच्चों पर ये स्टडी की थी, स्कूल के बच्चों पर 9th 10th 11th 12th, और उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि एवरेज एज हमारे स्कूल के बच्चों की जो शराब पी रहे हैं, जितने भी शराब पी रहे हैं, 13 साल आ गई। जी, पहले पहला ग्लास वो 13 साल की उम्र में उठाते थे। बिल्कुल। अगर हम अंबेडकर पे ही दोबारा आने की कोशिश करें, क्योंकि अंबेडकर आपने कहा कि आज भी प्रासंगिक है, प्रासंगिक इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो संदेह उन्होंने उस समय उठाए थे, वो गिरते गिरते उसमें गिरावट आते आते हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिसका अंदेशा उन्होंने शायद 1950, 1952, 1953 में दे दिया था, और अगर कहें तो उससे भी पहले दे दिया था। दे दिया था। लेकिन अगर मैं अंबेडकर के उसी आर्टिकल पर दोबारा आऊं, तो जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, वो ये है कि अवैध शराब पर भी उनका एक अपना दृष्टिकोण था। बिल्कुल। तो इसके बारे में वो, क्योंकि आपने कहा कि वो एक द्वंद से जूझ रहे थे, तो इस पर उनका क्या स्टेक था? अवैध शराब जी, की खपत बढ़ जाती है, और वो उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि गृहिणी को भी पता है कि अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाता है। बिल्कुल, शराब बिल्कुल। सरकारी महंगी हो जाएगी तो अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाएगी। तो इस पर उनका क्या बढ़ द्वंद था और उनका क्या स्टेक? बिल्कुल, ये मद्य निषेध की नीति पर ही चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि अगर मद्य निषेध की नीति उस समय की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि मद्य निषेध की नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी, और शराब की दुकानों के लाइसेंस वो कहते हैं कि या तो लाइसेंस की फीस को और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि वो आसान तरीके से हो। देसी शराब पर उस समय पाबंदी लगा दी अगर लगा दी जाएगी या सरकारी दुकानों से ही शराब बेची जाएगी, तो ऐसे समय में अवैध शराब की बिक्री जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। उसके लिए जैसे आपने कहा वो बहुत फैक्ट्स देते हैं कि जैसे एक सामान हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो बहुत महंगा हो गया है तो उसके प्रयोग
में हम उस कीमत की वृद्धि हो जाने पर दूसरे सामान की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ वो बोल रहे हैं कि अगर वैध शराब की कीमतों को हमने नियंत्रित नहीं किया या उस पर किसी खास तरह की नीति को नहीं अपनाया, तो शराब की खपत इस रूप में बढ़ेगी कि फिर लोग अवैध शराब जो है उसका कंजप्शन, उसका इस्तेमाल, उसका उपभोग बहुत बढ़ा देंगे। और यही वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कहते हैं कि जब अवैध शराब की खपत बढ़ेगी, तो यानी उसको बनाने की विधि जो घरों में बनाई जाएगी, एक बड़ी मात्रा में बनाई जाएगी चोरी छुपे, उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब घरों में बनाई जाएगी तब वहाँ महिलाएं और बच्चे भी उस काम में शामिल होंगे और लगातार उन्हें भी आदत हो जाएगी उसे उपभोग करने की, उसे पीने की। तो उनकी चिंता बहुत बड़े स्केल पर थी कि एक तो उसमें आंकड़े बढ़ जाएंगे लोगों के उस काम में, और दूसरा सस्ती शराब पीने के तहत जो नुकसान झेलने पड़ेंगे उनको, या अवैध रूप से जो ये शराब पी जाएगी उसकी अपने आप में बहुत बड़े नुकसान बढ़ जाएंगे। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि, और उस समय पे अम्बेडकर के वक्तव्य में है, जैसे कि अगर हम यहाँ देख पाए, यदि वह शुल्क दर पर पुनः विचार नहीं करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह वैध शराब के उपयोग को नियंत्रण करने में तो सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करके वह अवैध शराब के उपयोग को सीधे सीधे बढ़ा देंगे। तो मतलब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार से ये सिलसिला शुरू हुआ और लगभग देश के सभी राज्यों में फैल गया। 70 से 80% तक एक्स्ट्रा सेस लगाया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये लोग अंबेडकर को पढ़ते नहीं है या ये लोग अंबेडकर को मानते हैं? सर मुझे लगता है कि पढ़ने और मानने दोनों में सब तीसरा रास्ता अपनाते होंगे जो उनके लिए ज्यादा आसान होता होगा। चर्चा के दौरान अम्बेडकर अपने समय में भी लगातार इस बात को उठा रहे थे और देखना होगा कि क्या तब की सरकार ने उनको सुना या नहीं, और फिर उसके बाद की सरकारों ने उनको देखा, सुना या समझा या नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है पहले और दूसरे रास्ते पे नहीं चलती, वो अपने लिए सबसे आसान रास्ता चुनती है। और जैसा अम्बेडकर अपने समय में भी कह रहे थे कि आप एक आसान रास्ता चुन रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत परिणाम बहुत इसके गंभीर और बहुत संकटकालीन होंगे। और सही वही स्थितियां हमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे आसान रास्ता सरकारों ने अपने लिए चुन लिया है, जिसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको एक बहुत अच्छा आय का स्रोत इसमें नजर आ रहा है, एक पूरा बाजार नजर आ रहा है, बहुत बड़े आय के स्रोत के रूप में भी उसको ग्रहण कर रहे हैं और उपभोग के तौर पर भी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में शराब बेचने के दो तरीके हैं। एक तो जो सरकारी नियंत्रण पे शराब बिकती है और एक दूसरे ओपन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पर उस समय अंबेडकर ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे अंबेडकर बताते हैं उस नीति में, मैं मिस कर गया हूँ थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, राशनिंग का तरीका अपनाना चाहिए या स्थानीय विकल्प का तरीका अपनाना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं अम्बेडकर? हाँ, वो राशनिंग के तहत ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए दुकान में कितनी आपूर्ति की जाए शराब की, इसको सरकार अगर नियंत्रित करना चाहे, या दूसरा स्थानीय विकल्प छोड़ दिया जाए कि अपने आप जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप देखें कि कितनी कंजप्शन रखनी चाहिए शराब की। दोनों ही व्यवस्था जो है वो मानते हैं कि वो कामयाब नहीं साबित होंगी, क्योंकि तब जो बात वो कह रहे थे कि अवैध शराब का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अगर राशनिंग के माध्यम से भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हेरफेर करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, या स्थानीय विकल्प में अगर छोड़ दिया जाए कि वहाँ स्थानीय लोग इस बात पर विचार करें, स्थानीय सरकार इस पर विचार करे कि शराब का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो भी ये नीति जो है वो गलत हो सकती है, साबित हो जाएगी। तो वो इन दोनों तरीकों को बिल्कुल गलत या अप्रभावी या कारगर नहीं मानते थे उस समय, क्योंकि बाजार में उपलब्धि का जो सिद्धांत है वो आगे उसी की बात करते हैं कि उपलब्धि के सिद्धांत में अगर उसके रेट बढ़ा दिए जाएं या कंजप्शन का जो एक हमने दायरा जो तय कर दिया जाए, तो उसके लिए लोग फिर एक दूसरा तरीका अपना लेंगे। तो ये समस्या से भागने का या उससे बचने का वो सही रास्ता नहीं बताते। हम ज्यादातर बात करते हैं कि शराब निषेध का एक बहुत आसान तरीका जो होता है वो पॉलिटिकल बिल के तहत होता है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उसको लगा कि नहीं शराब नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह बैन कर देती है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये इतना खराब चीज नहीं है, लोगों पे छोड़ देना चाहिए, जैसा कि हमने पहले के राज्यों में देखा है।
अभी बिहार में पूरी तरह बैन है, लेकिन उससे पहले शराब बिकती थी। हरियाणा में जी तो ये होता ही रहता है, बैन खुलना, ये प्रोसेस जी हरियाणा में काफी होते हुए दिखा है। तो इस पर अंबेडकर का क्या विचार है, क्योंकि वो यहाँ वो कहते हैं कि मद्य निषेध को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे अथवा नहीं, इस प्रश्न के उत्तर पर अंबेडकर का क्या सोचना है? जी, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कहते हैं कि इस पर सरकार मद्य निषेध को लागू कर पाएगी या नहीं, वे पूर्णतः इस प्रश्न को वित्तीय प्रश्न बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक आप अपने वित्तीय प्रश्नों को या वित्तीय मामलों, इससे जुड़े वित्तीय मामलों को सुलझा नहीं लेते, तब तक आप इसके बारे में एक सफल नीति नहीं बना पाएंगे। और फिर वो इसके आगे तुरंत कहते हैं कि हम अतिरिक्त कर लगाने का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते कि सरकार इन करों का उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में करने का प्रयास करे। हम निश्चित रूप से अतिरिक्त करों के लिए भी तैयार हैं, निषेध नहीं करेंगे, यदि वह जीवन गुजारने के बजाय जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उपयोग होती हो। लेकिन दिक्कत उनको तब शुरू होती है जब इससे जो राजस्व प्राप्ति हो रही थी उसका एक तो सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, और मद्य निषेध के नाम पर ही अपने आप में एक राजनीति तैयार हो रही थी। उसके लिए एक अलग तरह से बजट पास किया जा रहा था, जिसमें हमने पहले ही बात करी कि जो कमेटी बनाई जाती थी उन सदस्यों का भी एक तरह से मद्य निषेध के बारे में मामला, उनके खुद की राय भी नहीं होती थी। तो उनको ये लगता था कि सारे बजट का पैसा व्यर्थ हो जाएगा, मद्य निषेध जैसी नीति को हम तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक हम इससे जुड़ी हुई वित्तीय जो मामले हैं उनको ना सुलझा दे। सरकार अपने आय के दूसरे स्रोतों की तरफ ध्यान नहीं देगी, या खेती हर किसानों, क्योंकि उस समय किसान खेती से सबसे बड़ा जो आयकर टैक्स राजस्व वसूली हो रही थी वो उसकी ओर बार बार ध्यान देते थे, और वो कहते थे कि अन्य साधनों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, वित्तीय साधनों को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि शराब से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जितने संकट हैं, वो ध्यान से सुलझाए जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो इसका मतलब ये कि अगर हम शराब की नीति पर आज भी सोशल सामाजिक पहलू पर अगर विफल रहे हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि हम सामाजिक पहलू पर विफल इसलिए रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल डेफिसिट था, जो हमारा वित्तीय घाटा था, उसे भरने के लिए जब हम शुरू हुए उसकी आपूर्ति के लिए शराब से होने वाली कमाई पर, तो आज तक हम उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने उसका विकल्प नहीं ढूँढा, जबकि हमने उसी को एक आवश्यक साधन के तौर पे अपना लिया। विकल्प की तो बहुत दूर की बात है सर। मुझे लगता है कि हमने विकल्प ढूँढने के बजाय हम उसको साधन के तौर पर, हम उसको बिल्कुल उसी पर आश्रित रह गए, और यही हमने गलती करी। काश कि हम उसके विकल्प ढूँढ पाते और उन नीतियों को लागू कर पाते, तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान लगातार पेपर में या मीडिया में जिस तरह के चुटकुले, व्यंग और कार्टून्स दिखाए जा रहे थे, वो बहुत हद तक इस बात को दर्शा रहे थे, जिसमें कोई शराब पीता हुआ इंसान नहीं दिखा रहा था कि जब पत्नी कहती है कि आप इतना शराब क्यों पी रहे हैं, तो वो ये कहता है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में सुधार ला रहा हूँ। सारी अर्थव्यवस्था मुझसे टिकी हुई है, अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। असल में ये उस मानसिकता पर व्यंग किया जा रहा था या प्रहार किया जा रहा था, जिसकी बात यहाँ अम्बेडकर कर रहे हैं कि आप केवल उसी मानसिकता पर टिके हुए हैं कि केवल शराब से ही आपके देश की आय या राजस्व की आय जो है वो जुड़ी हुई है। आपने हमारे से शायद एक पीढ़ी ऐसे पहले थी, या इस पीढ़ी के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे घर में कोई भी ऐसी कमाई नहीं आएगी जो कि मतलब मेहनत की ना हो। लेकिन यहाँ तो सरकार ही पूरी की पूरी ऐसी है जिसकी कमाई इस बात पर टिकी है कि जो कि मेहनत की नहीं है। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो अक्सर यूज बिल्कुल। होता है। आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है। जी तो मैं मानता हूं कि ये हमारी विफलता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग इस खपत को, हमारी युवा पीढ़ी को इस दलदल में धंसने से रोक पाए। तो उसके लिए निषेध जो है वो एक पूरा तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर एक बात कहते हैं जो कि वो अपने वक्तव्य के एंड में कहते हैं। मैं इस पर जी आपसे थोड़ा सा और विश्लेषण चाहूंगा, क्योंकि अगर आप उसको और इल्यूसिडेट कर पाए, खोल कर समझा पाए, तो जी ये है कि ये विश्वास या आस्था से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जी ये इससे इससे अंबेडकर का मतलब क्या है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ए पर्टिकुलर रिलीजन में शराब बैन है तो वहां कोई दूसरा व्यसन शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस धर्म विशेष में, उस पूजा पद्धति विशेष में शराब को हराम माना गया है और वो शराब नहीं पीते हैं।
लेकिन बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते। लेकिन अम्बेडकर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये जो बात है ये विश्वास और आस्था से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पर आप अगर थोड़ा सा और प्रकाश डाल पाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो इसे विश्वास और आस्था के तर्क से भी परे मानते हैं, और उनका मानना ये है कि आप विश्वास और आस्था की बजाय इसके जो यथार्थ पहलू हैं, यानी आप काल्पनिक या फिर केवल जिसे हम कह सकते हैं नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई बातों पर ही ना टिके रहें, बल्कि तथ्यों के आधार पर भी हम इस पर बात करें, शराब सेवन से या मद्य निषेध, उसे निषेध, पाबंदी लगाए जाने पर भी, तो दोनों को हमें तर्क के आधार पर उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। धर्म का अपना मामला हो सकता है, आस्था का अपना मामला हो सकता है, विश्वास और मूल्य हमारे उसको लेकर अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आस्था से हटकर तथ्यों के आधार पर भी हम अगर इसे माने, जैसे आप भी अपनी लगातार सीरीज में जब बात कर रहे हैं तो वहां देखिए कि आप आंकड़ों के आधार पर लगातार उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। वहां नैतिक मूल्यों की बात बहुत कम की गई, वहां आस्था की बात नहीं की गई। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी आस्था में ये बात कही जाए या ना कही जाए, ये बात तथ्यों के आधार पर तो हमें माननी ही होगी। अगर किसी को तर्क और तथ्य के आधार पर समझाया जाए तो वो मान रहे हैं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बजाय कि आस्था या विश्वास के माध्यम से समझाने के। और सरकार की नीतियों को भी वो लगातार इसीलिए आलोचित कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कहते थे कि हम इसके लिए वायदा करते हैं कि हम मद्य निषेध की नीति को अपना देंगे, हमारी पूरी आस्था है कि हम लोगों को मद्य निषेध की नीति के अंतर्गत काफी हद तक शराब के सेवन से रोक पाएंगे, तब वो ये लाइन कहते हैं कि ये आस्था और विश्वास पर टिका हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये आपके साहस और आपके किए जा रहे कार्यों के आधार पर आपकी आलोचना होगी। यानी आप जो कह रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो आप कर रहे हैं उस समय, जो आप नीति निर्माता होने के नाते जिन नीतियों को लागू कर रहे हैं, उसके आधार पर इसकी आलोचना की जाएगी कि मद्य निषेध को आप कितना लागू कर पाते हैं या कितने अच्छे ढंग से उस बात को निभा पाते हैं। और इसीलिए फिर वो ये लाइन बोलते हैं कि कोई भी ऐसा वायदा मत कीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आप अपने वायदे को पूरा न कर सके, तो ऐसा कोई वायदा करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके कार्यों के आधार पर आपको आकलन आपका किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि अंबेडकर ने बार बार इसको चेताया भी है, और वही वो अपनी वक्तव्य के आखिर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं जिससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित है, और वो इतनी प्रासंगिक लगती है अगर आप इस पर थोड़ा हमें समझा पाए, क्योंकि मैं सिर्फ लाइन पढ़ रहा हूँ, आपने अंबेडकर के विचारों को पढ़ा है, तो आप उस लाइन से अंबेडकर क्या कहना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। तो ये अगर हम लाइन पढ़ें कि क्या सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, इसको अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें कि अंबेडकर वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, वो कौन सा मूल्य है जो हमें चुकाना पड़ सकता है फ्यूचर में, उस समय पे, या फिर आज की दृष्टि से कहें तो हमने उसका क्या मूल्य चुका दिया है, क्योंकि उस समय पे अंबेडकर ने चेता दिया था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। वो लगातार अपने शब्दों में लगातार इन बातों की, जब वो विश्वास या आस्था वाला हमने मूल्य उठाया, ये अंतिम लाइन में भी बोल रहे हैं कि सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहे, तो वो सदन के द्वारा उठाए जा रहे उस समय कदमों पर ही बात कर रहे थे। उस समय की उन नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगर हमने उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया, नीति का निर्माण सही ढंग से नहीं किया, तो उसका भारी मूल्य जो है वो सदन को इस समय तो चुकाना होगा ही, और भविष्य में भी चुकाना होगा। तो जिस चिंता के साथ हम इस बात को हमने शुरू किया, वो वास्तव में वो चिंता उस समय वो अपने चर्चा में महसूस कर रहे थे, उस चिंता को उन्होंने भांप लिया था, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सदन की गंभीरता को परखा जाए। मद्य निषेध पर, मद्य निषेध के प्रति सदन की गंभीरता को परखें, इसके लिए मैं सदन को कहता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की तरह यह सदन समझता है कि इस नीति पर धन खर्च होगा, और मेरे माननीय मित्र सदन के नेता का यह कर्तव्य है कि वे सदन से यह आश्वासन लें कि सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। असल में वो ये कह रहे हैं कि केवल उसके लिए एक बजट पास कर देने से, मद्य निषेध की नीति की, या हम कोई शपथ ग्रहण कर लें कि हम अपने राज्य से, या जिस समय की वहां बात हो रही है बंबई प्रेसिडेंसी की, कि हम लोगों को मद्य निषेध नीति के तहत ले आएंगे, उन सब चीजों से इस समस्या पर पार नहीं लगाया जा सकता, बल्कि
गंभीर मूल्यों को चुकाना पड़ सकता है यदि यथार्थ की धरातल पर खड़े होकर तर्क के आधार पर इस विषय पर ना सोचा जाए। इसीलिए वो उस मूल्य को चुकाने की बात यहाँ कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने अंडरलाइन की, और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि शायद शराब की बिक्री से अंबेडकर कहना चाह रहे हैं कि हम हो सकता है कुछ पैसा तो कमा लें, लेकिन जी उस पैसे के बदले जो हम व्यक्तिगत नुकसान उठाएंगे, जो हमारा युवा है, जो हमारे जी पौध है, जो हमारे मूल्य हैं, जो उनमें जी गिरावट आएगी, क्या हम उसका नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? क्या बिल्कुल। इस तरीके से भी इसे वक्तव्य को देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, इससे पहले वो यही बात बोलते हैं कि आप जिस राजस्व की बात कर रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा और उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे, देश की जनता के लिए उसे खर्च करा जाएगा, और वो लगातार फिर बोलते हैं कि देश को भिखारी बना कर के आप उसे खुशहाल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर देश की जनता भिखारी हो जाएगी, तो सरकार को भी भिखारी माना जाएगा, वो भी भिखारी बन जाएगी। और यही सरकार को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जिस मूल्य पर वो अपनी नीतियों को बना रहे हैं, वो देश को खुशहाल बनाने के कदम पर नहीं ले जाएगा, बल्कि बहुत पीछे कई स्टेप उसको बहुत पीछे लेकर आएगा, कई कदम दर पीछे ले जाएगा, जहाँ व्यक्ति खुशहाल की जो भावना हमने बना दी है, खुशहाल की असलियत में परिभाषाएं हमने बहुत बदल दी हैं खुशियों की, और वो खुशियां वास्तव में नहीं होंगी, बल्कि जीवन विपन्नता की ओर, पीछे की ओर धकेल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि आज बहुत सारे देश और WHO भी इस बात पर गौर करता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है किसी देश का। तो बिल्कुल लाइवलीहुड इंडेक्स से अब हम हैप्पीनेस इंडेक्स तक पहुंच गए हैं, और भूटान में तो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बना दी गई है कि आपके लोगों के कितनी हैप्पीनेस है, इसके लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया है। जी तो अब मैं अंबेडकर से हटकर मैं आज की युवा अंबेडकर पर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अंबेडकर कोई एक व्यक्ति नहीं है, अंबेडकर एक व्यक्तित्व है, और वो वंदना कुमारी में भी हो सकते हैं। तो अगर आप उसे धारण अच्छा। करें तो आपका अपना क्या पर्सनल स्टेक है शराब को लेकर और शराब की नीति है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अम्बेडकर को अगर पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है अम्बेडकर को जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो शराब को लेकर अपनी एक नीति बनाएँ। उस पर सोचें और समझें, क्योंकि कभी ना कभी हम सभी को एक ना एक बार तो इससे टकराना पड़ता है, जब हमने अपने आस-पास लोगों को देखते हैं शराब का उपभोग करते हुए। तो मेरे लिए, क्योंकि अम्बेडकर आइडियल हैं, तो मैं अगर उनकी लाइन लूँ, तो जब जब हमने शुरुआती चर्चा की कि वो कहते हैं कि मैं विलायत तक गया और मैंने विलायत में ऐसा कोई कोई जगह नहीं होगी जहाँ उनके सामने शराब सेवन नहीं किया जा रहा। लेकिन वो लगातार अपने आप को उससे दूर रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने उन चीज़ों को अपना शौक नहीं बनने दिया, मैंने उनको चखा नहीं, और इतने दिनों बाद वो 1958 में 57 के भाषण में, 56 के भाषण में भी जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने उसको कभी हाथ नहीं लगाया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम एक युवा होने के नाते या इस समाज में रहने के नाते, मुझे लगता है हमारी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब हम इन विषयों को लेकर सोचें, समझें और किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी तर्क पे खड़े रहें कि हमें शराब के सेवन के साथ रहना है या उसके निषेध में रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जैसा कि अम्बेडकर ने कहा कि ये आपके आस्था और विश्वास का प्रश्न प्रश्न जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क के आधार पर होना चाहिए। आप तर्क के आधार पर देखिए और फिर उसे अपने आस्था और विश्वास में ग्रहण कीजिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पुख्ता होगा। उस पर लंबे समय तक हम टिके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंबेडकर ने तो इतनी विकट परिस्थितियों में जब वो लंदन में थे, तो जॉन डुई उनके कंटेम्प्रेरी थे, जो कि बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है। वो अपने एक वक्तव्य में वो कहते हैं, उनके एक लेख में ये है कि अंबेडकर और उनकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती। तो वो कहते हैं कि अंबेडकर सारा दिन लाइब्रेरी में बैठते थे कॉलेज की, और उसके बाद जब वो घर जी, जाते थे तो शाम को बहुत भूख लगी होती, तब भी वो जी, एक पाव खाते थे, और वो जो चाय के कप के साथ एक पाव खाते थे, और खाना फिर उनको रात को मिलता था। तो मतलब जी, अगर इतनी विकट परिस्थितियों में भी अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आपको जबरदस्ती पिला नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। आज के संदर्भ में आज के युवा को भी ये समझना चाहिए। अंत में आपने समय निकाला और इस पर बातचीत की, और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, हम शपथ के तौर पर नहीं करते इसको, लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन के तौर पर करते हैं, एक अवलोकन के तौर पर करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा कि मैं खुद कभी इस दलदल की तरफ
ना जाऊं, और अगर मेरा कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई दोस्त है जो इस तरफ जा रहा है और मुझे लग रहा है, तो मैं उसकी सहायता करूं, बिना उससे उसके प्रति कोई घृणा का भाव रखे, बिना उससे कोई मजाक बनाए। और इसका सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आप करती भी हैं, कि ऐसे ना तो हम वीडियोस बनाते हैं ऐसे लोगों के, जी और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ऐसा जी करने से कोई लाभ नहीं होगा उस आदमी को। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमने स्टडी कंडक्ट की और लोगों से पूछा कि आप शराब पीते हैं? बोले हाँ पीते हैं। बहुत ज्यादा भी पीते हैं, बहुत ज्यादा भी पीते हैं। फिर उनको वो वीडियो दिखाया, बोले ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और मेरे पास कभी ऐसा वीडियो बना ही नहीं। तो ये कौन से लोग हैं जिनका ये वीडियो बन जाता है? खैर वो मजाक अलग है, लेकिन हम सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि आप खुद एक अपने वक्तव्य में एक सेंटेंस ऐसा बोलें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और आप जैसे लोग जुड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य में अपने लिए शराब को लेकर? सर बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने और इस चर्चा में जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब मैं जो अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ और जब वो पी रहे होते हैं या पिलाने की कोशिश में होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, चाहे फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स हो, मैंने देखा कि जब भी हम उनके बीच बैठते हैं तो उनका एक आग्रह होता है कि क्या ये नहीं आपने पिया तो फिर क्या पिया, या आप इसे शौक के तौर पर पियो, या बहुत दुखी है तो पी लें। हालांकि मेरे जितने दोस्त हैं वो खुशी में पीते हैं, किसी ने गम में नहीं पी, चाहे वो सहेलियां क्यों ना हो मेरी। तो मुझे उनको समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये सबकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं उनको हालांकि मना नहीं कर सकती, बहुत मना नहीं करती मैं उन्हें, लेकिन अपनी चॉइस में उनको उनके सामने बहुत मजबूती के साथ रखती हूँ कि ये मेरा कहना है कि मुझे ये नहीं पीना। कई लोग इसे खुशी में डिफाइन करते हैं सर, जिसकी आप बात कर रहे थे। कई बार हमें कल्चर के तौर पर, कल्चर असल में कुछ और तो है नहीं, जो हमारे आसपास हो रहा है वही उसी से उसका निर्माण हो रहा है। और क्योंकि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी जो है वो मीडिया से प्रभावित हो रही है, बहुत उसकी लोकप्रियता है, और वहां जिस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि आप खुशी के अवसर पर या बहुत कोई पार्टी करनी है या स्वतंत्रता के तौर पर भी, फ्रीडम के तौर पर भी आपको एंजॉय करना है, तो एक प्याला ही जो है वो आपको फ्रीडम देगा। मुझे लगता है कि फ्रीडम इन चीजों से नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता आपको या खुशियां आपको उस एक प्याले से नहीं मिलेगी। प्याले से मिलेगी आपको केवल एक लत। तो उस लत से दूर रहिए, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जिसको हम आजमा सकते हैं। मुझे अगर नई चीजें ही कुछ आजमानी होंगी तो मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आजमाना चाहूंगी, बजाय कि उस एक प्याले के। तो मेरे लिए वो खुशी में या किसी संस्कृति में शामिल बात नहीं होगी, वो मेरे लिए कोई फ्रीडम का प्याला नहीं है, वो मुझे स्वतंत्रता का बोध कराए ऐसा नहीं है। तो मेरे मेरे लिए तो वो एक प्याला असल में किसी चीज के लिए नहीं है, वो मुझे लत की तरफ ले जाएगा, मुझे ये मालूम है, और इसीलिए मैं हमेशा उससे दूर रहती हूँ। तो मैं अपने साथ के लोगों को भी यही समझाना चाहूंगी, या बाकी लोगों को जिसके लिए आप कह रहे हैं, कि संस्कृति भले ही हमें असल में तो वो है ही नहीं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं तो क्यों ना हम केवल अच्छे पहलुओं को देखें, कुछ अच्छी चीजों पर विचार करें। और फिर वही बात, जैसे अम्बेडकर बात कर रहे हैं, विवेक के आधार पर किसी भी बात को अपनाने से पहले अपने विवेक को जागृत करें, देखें, सोचें, समझें, तर्क के आधार पर उस चीज को मापें कि क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, और उसके बाद उसे अपनाएं। उसको मैं आगे बढ़ाकर ये कहूंगा कि क्या आप पर्सनली, क्योंकि आप एक खुद लड़की हैं, एक महिला है, युवा है, तो क्या आप अपने पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से अगर इंक्लूड करना चाहें तो कैसे इंक्लूड करेंगे? क्योंकि आपके साथ हर साल 40-50 नए लड़के लड़कियां जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका 10% या 2% भी ऐसा मान लें, क्योंकि टीचर से, अध्यापक से छात्र प्रभावित होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो आप क्या सोचती हैं कि क्या किया जाए कि इस तरह पे, इस पहलू पे भी, हालांकि कैरिकुलम का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें अवेयर किया जा सके? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, और अम्बेडकर को पढ़ने वाले लगातार इस पे प्रश्न कर रहे हैं। जब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम इन बुराइयों से बच जाएंगे, असल में वो जिस शिक्षा का सपना देख रहे थे वो शिक्षा क्या आज के समय में लागू की भी गई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जिस एजुकेशन की बात वो कर रहे थे, वो जाहिर सी बात है, ये एजुकेशन जिस करिकुलम के साथ चल रही है हमारी आजकल, जिस तरह से डिजाइन हो रहा है, क्या अम्बेडकर के सपनों के आधार पर ही है, या अम्बेडकर ने जिन आदर्शों के आधार पर या जिन चीजों को लेकर जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो
लेकिन आज शिक्षा कुछ वैसी नहीं है। आज आप देखेंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी शराब पीते हैं, तो केवल हम इससे ये नहीं मान सकते कि बहुत शिक्षित हो जाने पर शराब नहीं पिएंगे हम। शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही लोग शराब पी रहे हैं। तो अंबेडकर जब ये बोलते हैं कि शिक्षा के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है, तो इस तरफ अब कई लोग विचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिक्षा के बारे में जो सोच अंबेडकर ने अपने समय में दर्शाई थी, असल में शिक्षा का वही स्वरूप हम आज के दौर में नहीं प्रकट कर पाए, वैसे ही शिक्षा का स्वरूप हम नहीं बना पाए जिस शिक्षा की बात अंबेडकर कर रहे हैं। और उसका एक असर ये पड़ा कि हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन हम इन बुराइयों से नहीं बच पाए। जिस शिक्षा की वो बात कर रहे थे कि आप शिक्षित होंगे और आप ये सोच लेंगे कि इन चीजों से नुकसान है और आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असलियत में हुआ ये कि हम शिक्षित तो हो गए, हमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली, पढ़े लिखे लोग भी और गैर पढ़े लिखे लोग भी इस व्यसन के शिकार बनते चले गए। अब एक दूसरी बात अपने इसी बात में जो आपने बात कही कि एक शिक्षक होने के नाते या बच्चों से स्टूडेंट्स के साथ लगातार जुड़े होने के नाते मैं उसे किस रूप में शामिल करती हूँ, तो जब भी मेरा मानना ये है कि मैं जब भी उन्हें क्लास में पाठ पढ़ाती हूँ, यानी जो भी मेरा करिकुलम में जो मुझे लेसन दिया गया होता है, उस पाठ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और मैं इस बात की कोशिश करती हूँ कि वो पाठ का अर्थ केवल अपने समय, यानी जब लेखक ने लिख दिया या जिस साहित्यकार ने लिखा, सिर्फ उसी संदर्भों में ना पढ़ाया जाए, बल्कि उस पाठ को आज के संदर्भों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए, क्योंकि तब क्लास में स्टूडेंट्स को समझने में भी बहुत आसानी होती है और टीचर्स के साथ में उनको रिलेट कर पाने में बहुत आसानी होती है। आप मानिए कि अगर आप उदाहरण उनको वही पुराने देते रहेंगे तो एक हद के बाद वो सुनना बंद कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी क्लास को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ कैसे पाएंगे। तो इसकी एक वजह यही होगी कि आप जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ आप उसको आज के साथ जोड़ते चले, तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टूडेंट्स को लगातार उसी पाठ के माध्यम से समझाया जाता है जिन मूल्यों की बात साहित्य करता है, उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से आती है। और मैं पढ़ाते वक्त इस बात पर बहुत ध्यान रखती हूँ कि बच्चियां खासतौर पे, क्योंकि मैं वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो उनके लिए आधुनिकता का एक बिल्कुल जो बना बनाया अर्थ है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो दिया हुआ अर्थ उनके पास पहले से मौजूद है कि आधुनिकता हम किसे कहेंगे जो सुंदर पोशाक कपड़ों में हो, महंगे मोबाइल में हो या किसी अन्य इसी तरीके की शराब या पार्टीज करने में हो। लेकिन उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी होता है, जिसमें वो इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और वो समझते भी हैं कि असल में आधुनिकता तो ये है ही नहीं। आधुनिकता के जो आयाम हमें बाजार ने पकड़ाए हैं वो आधुनिकता नहीं होगी, बल्कि आधुनिकता वो होगी जो हमारे सोच से प्रकट होती है, जो हमारे पढ़ने लिखने के बाद हमें विकसित होती है। तो जब उनको ये बात समझ में आती है तो वो निश्चित तौर पर उनके सोचने का नजरिया काफी हद तक बदल जाते हैं। फिर आपको ये नहीं बताना होता उनको कि ये चीज आपके लिए गलत है या ये चीज आपके लिए ठीक है। मुझे लगता है ये वो अपने आप उसके बाद निर्णय ले पाते हैं कि उनके लिए सही क्या है और उसका चुनाव करके वो आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगा कि इस बात को सुन के महिलाएं थोड़ी और सशक्त होंगी और अंबेडकर के उस विचार को वो एकाकी कर पाएंगी जिसके लिए वो इतने सालों तक संघर्ष करते रहे। बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं विवेकपूर्ण युवा के साथ बातचीत कर पाया और आपने समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे विषयों पर लगातार आपसे बातचीत करते रहे। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका को मुझे चर्चा में आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।